नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे हैं तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, परमाणु एवं अणु। अब देखते हैं आज कि परमाणुओं का अस्तित्व कैसे रहता है, किस प्रकार वो ब्रह्मांड के अंदर अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश तत्व जो होते हैं, अधिकांश तत्वों का जो परमाणु है वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन के रूप में आयन बनाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर पदार्थ बनाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो अणु बनाते हैं, ये अणु क्या है। ये अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है, जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। या एक ही तत्व के परमाणु या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। देखते हैं कि तत्वों के अणु क्या होते हैं। तत्वों के अणु यानी कि किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा संरचित होते हैं। जैसे आर्गन है तो ये सिर्फ आर्गन अणु एक ही तत्व आर्गन के परमाणु से मिलकर बना होता है, तो ये तत्वों के परमाणु हैं। जैसे हीलियम है तो ये हीलियम से है, इसके साथ में कोई और संयोग नहीं करते हैं इसके अणु निर्माण में, इसलिए ये जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु कहलाते हैं। जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के अणु जो उसी तत्व के साथ केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अधिकांश जो अधातु होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। अधिकांश अधातुओं में जैसे कि ऑक्सीजन, जो दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे O2 ये द्विक परमाणु है जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर एक ऑक्सीजन अणु बनता है। ऐसे ही तीन ऑक्सीजन परमाणु से संयोग करके ओजोन अणु बनता है जो O3 होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। अणु की परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी भी अणु की संरचना के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो परमाणुओं की संख्या है, कितने परमाणु उसमें प्रयुक्त हुए हैं, उसको उस अणु की परमाणुकता कहा जाता है। जैसे अधातुओं में देखते हैं कि ऑर्गन एक परमाणु होता है, क्योंकि इसका Ar जो प्रतीक है, ये ऑर्गन सिंगल अवस्था में भी ब्रह्मांड में पाया जाता है। इसी प्रकार हीलियम ये भी एक परमाणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु है। यहाँ पे ओजोन आ जाए O3 तो त्रिपरमाणु है। ऐसे ही हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, क्लोरीन द्विपरमाणु, फास्फोरस चतुष्परमाणु, फास्फोरस को P4 के रूप में लिखा जाता है। और सल्फर बहुपरमाणिक है। सल्फर यानी कि S8 के रूप में ज़्यादातर लिखा जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अधातुओं के बाद में धातु प्रकार जो होते हैं उसमें इनकी परमाणुकता कितनी होती है। धातुओं के अंदर सामान्यतः जैसे कि सोडियम एक परमाणु होता है, आयरन एक परमाणु होता है, एल्यूमिनियम एक परमाणु होता है, कॉपर एक परमाणु होता है। यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि अधातुओं के अंदर जो अणु होते हैं वो एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनकी परमाणुकता जो होती है वो एक या एक से अधिक होती है। और धातुओं में सामान्यतः इनकी जो परमाणुकता होती है वो एक होती है। अब देखते हैं तत्वों के अणुओं के बाद में यौगिक के अणु। यौगिक के अणु जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्माण करते हैं। जैसे जल है, जल यानी कि H2O, इसमें कौन कौन से परमाणु जुड़े हैं? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं जल, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयुक्त तत्व है और इनका द्रव्यमान अनुपात जो है वो 1:8 होता है। इसी प्रकार अमोनिया NH3
इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है, जिनका अनुपात जो होता है वो 14:3 होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन संयुक्त तत्व होते हैं, जो 3:8 द्रव्यमान में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है ये देखते हैं कि जैसे जल का देखते हैं उदाहरण के रूप में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। इनका द्रव्यमान अनुपात जो होता है, हाइड्रोजन जिनका द्रव्यमान यानी कि परमाणु क्रमांक 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनका जो अनुपात निकालते हैं वो द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान अनुपात कितना है, हाइड्रोजन का 1 तो 1/1, तो इनका संख्या कितनी आई 1। और इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखें तो 8 बटे परमाणु द्रव्यमान 16, तो ये इससे कट के 1/2 हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो इसका अनुपात क्या आएगा, 2:1 आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो संख्या इसका जो अनुपात आया सरलतम अनुपात, वो ऑक्सीजन के सरलतम अनुपात का दुगुना है, इसलिए 2:1। इस प्रकार जल के अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक, इसी प्रकार आप दूसरे किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH2 का निकाला हुआ है, ये इधर कम दिखाई दे रहा होगा शायद, लेकिन देख लेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान अनुपात बटे परमाणु द्रव्यमान 7/14 यानी कि 1/2, और हाइड्रोजन का 1/1 यानी कि 1। तो ये भी 2:1 में, या फिर इसको 1:2 भी लिखा जाता है, 1:2। नाइट्रोजन पहले लिखा जाता है इसलिए 1:2 इनका होता है। ठीक है, अब देखते हैं अणु के बाद में आयन, यानी कि परमाणु 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तो अणुओं के रूप में, दूसरा आयन के रूप में। अणु के रूप में अपन ने देखा कि एक परमाणुकता जिसमें पाई जाती है, द्विपरमाणुकता पाई जाती है, चतुष्परमाणुकता पाई जाती है, बहुपरमाणुकता पाई जाती है। अब देखते हैं आयन। आयन धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, और इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। यानी कि कुछ धातु या अधातु युक्त जो यौगिक होते हैं वो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन्हीं आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश होता है। नेट आवेश का मतलब है वो जो आवेश होता है वो ऋणायन भी हो सकता है, वो आवेश जो होता है वो धनायन भी हो सकता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन यानी कि एनायन कहा जाता है, और धन आवेशित आयन को धनायन यानी कि कैटायन कहा जाता है। जैसे NaCl यानी कि नमक एक जो यौगिक है, साधारण नमक, इस यौगिक में देखते हैं कि Na+ यानी कि सोडियम प्लस यानी कि सोडियम पर कैटायन होता है, और क्लोरीन पर एनायन होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। यानी कि ऐसे परमाणु यौगिक जिन पर ऋणायन और धनायन दोनों ही पाए जाते हैं उनको बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। जैसे देखते हैं ये आयनिक यौगिक और ये संघटक, इनके कौन कौन से तत्व इनमें यौगिकों में तत्वों से मिलकर बना होता है यौगिक, और इनका द्रव्यमान अनुपात। द्रव्यमान अनुपात अभी पीछे निकाला था आपने, वैसे ही निकाला जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इनका कैल्शियम और ऑक्सीजन होते हैं 5:2 में पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, इसमें मैग्नीशियम और सल्फर होता है 3:4 में पाया जाता है। और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो यौगिक है ये 23.35, ये इनका सरलतम अनुपात निकाले गए हैं। जैसे ये जो सोडियम और क्लोराइड का जो अनुपात है ये इससे आगे सरल नहीं होता है, इसलिए ये बड़ी संख्या में इसका मान आया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आयन
के बाद में कि इनके रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये जैसे कि अपन ने यौगिक लिखे तो इनका ये रासायनिक सूत्र क्या होते हैं कि यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होता है उनके संघटक का प्रतीकात्मक रूप होता है। जैसे अपने साधारण नमक को अभी NaCl लिखा, तो ये NaCl क्या है? NaCl जो कि नमक का उनके संघटक जो हैं सोडियम और क्लोराइड मिले हैं उनका प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी तत्व का जो संयोजन है, किसी तत्व का संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की जो संयोजन शक्ति जो है यानी कि संयोजन की क्षमता है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक बनाने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कि संयोजकता की दो परिभाषाएं हैं। एक है कि उस तत्व की जो संयोजन शक्ति जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। दूसरा है कि उस तत्व का जो परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ में संयुक्त होकर जो रासायनिक यौगिक बनाते हैं उस बनाने में जो उनकी क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहलाती है। फिर रासायनिक सूत्र लिखते समय निम्न नियमों का पालन किया जाता है। क्या क्या नियम है? नियम देखते हैं कि एक आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। यानी कि किसी भी आयन की जो संयोजकता लिखते हैं तो संयोजकता या फिर उसका जो आवेश होता है वो संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखा जाता है। यानी कि कोई यौगिक जब लिखते हैं उसमें धातु और अधातुओं से वो मिलकर बना होता है तो धातु का नाम जो है या उसका जो प्रतीक है उसको रासायनिक सूत्र में हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम यहाँ पे धातु है और क्लोराइड अधातु है तो सोडियम को पहले लिखा गया है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम धातु है तो कैल्शियम को पहले लिखा जाता है और ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही आयरन सल्फाइड, आयरन को Fe पहले लिखा जाता है और सल्फाइड में S बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड CuO यानी कि कॉपर को पहले और ऑक्सीजन को बाद में। यानी कि स्पष्ट है कि कोई भी यौगिक है जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बना है तो उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा या प्रतीक आएगा वो किसका आएगा? धातु का आएगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ जो इस एग्जाम्पल में दिया है कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर ये सब अधातुएं हैं, इन्हें बाद में लिखते हैं। तीसरा जो नियम है इसका कि बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। यानी कि कोई बहुपरमाणुक आयन है उनके द्वारा जो यौगिक बनता है, यौगिकों में आयनों की संख्या जो अगर दर्शानी है तो उसको आयन जो होते हैं उसको कोष्ठक के अंदर और आयनों की संख्या जो होती है वो कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। जैसे MgOH की होल ट्वाइस, ये कोष्ठक के अंदर लिखा गया है, इसको समझना। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें हाइड्रोक्साइड OH जो है इस पर -1 का चार्ज होता है हाइड्रोक्साइड पे और Mg जो होता है इस पे +2 चार्ज होता है। तो Mg का जो चार्ज है इसको कोष्ठक के अंदर लिखा गया है। ये आगे मैं बताऊंगा, आगे इसके अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे कि सरल यौगिकों के जो सूत्र होते हैं वो यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। ये अगले पार्ट में आएगा तो उसमें समझना। इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर चौथा जो इसका नियम है, यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। अगर उसमें जो आयन होते हैं यौगिक के वो 1 ही हो उसकी संख्या तो उसको कोष्ठक में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अपने अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम पे चार्ज था वो +2 था तो इसको ऑक्साइड के साथ में कोष्ठक के बाहर लिखना पड़ा। और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना था?
एक था तो उसको मैग्नीशियम के साथ में कोष्टक में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जो अगला एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम यानी कि सोडियम पे चार्ज कितना होता है प्लस, और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है माइनस। तो दोनों पे अगर प्लस और माइनस एक एक है चार्ज, तो इनको सिंपली सीधा लिखा जाता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड नमक होता है, तो सोडियम पर एक और क्लोराइड पर एक, तो इनको सीधा NaCl लिखा जाता है। इन पे कोष्टक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब परमाणुकता की संख्या जब होती है एक होती है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक संयोजकता वाले आयन का नाम, जैसे सोडियम पर एक संयोजकता होती है, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, और कॉपर Cu+। ये इनके संकेत। अधात्विक तत्वों में देखते हैं एक संयोजकता किसकी, ये तो धातुओं में। अधातुओं में हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। बहुपरमाणु आयन जैसे अमोनिया NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है HCO3 पर चार्ज कितना है -1। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम वो थे एक संयोजकता वाले। अब बताएं दो संयोजकता वाले कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, ऑक्साइड ये ऋणावेश वाले हैं, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइड ट, ये सल्फाइड ट और सल्फाइड ड दोनों में फर्क रखना। सल्फाइड ट जहाँ आता है वहाँ पे चार्ज SO3 2-, चार्ज दोनों में 2- है, लेकिन इनके सूत्र में फ़र्क हो जाता है। सल्फाइड जहाँ पे है वहाँ पे नॉर्मली S2- है सल्फाइड में, और सल्फाइड में SO3 2-। सल्फेट में SO4 2-। ये दोनों सूत्र हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जिनकी संयोजकता 3 होती हैं वो देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम Al3+, आयरन थर्ड, ये देखो आयरन थर्ड, कॉपर सेकंड, आयरन सेकंड। इनका मतलब होता है इन पे जो परमाणुकता होती है या संयोजकता इनकी है वो कितनी है +2 है। आयरन थर्ड में Fe3+ +3, नाइट्राइड ड, यहाँ पे ड है, नाइट्राइड में N3-, फॉस्फेट PO4 3-। ठीक है, इसी के साथ आज इतना ही। कल इससे आगे का चैप्टर आएंगे जिसमें ये रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में आणविक द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, और फिर इस चैप्टर का एक लास्ट और टॉपिक रहेगा मोल संकल्पना, वो भी कल इसी पार्ट के अंदर पूरा कराने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।